हेलो दोस्तों, मैं ट्यूशन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चलते हैं यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में। और इस जेडएस क्लासेस के अंतर्गत जो है हम लोग क्या पढ़े, तो कल हमने पार्ट वन देखा था। पार्ट वन हम लोगों ने कल पढ़ा, और उस पार्ट वन में क्या देखा था कि हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया। किसने किसने जैसे हिंदुस्तान शब्द जो मिनहाज सिराज ने दिया, फिर दूसरा हिंदुस्तान शब्द बाबर ने दिया, अमीर खुसरो ने हिंद शब्द दिया। उसके बाद जो है राजपूत कौन होते थे, राजपूत किनको कहा गया, किस प्रकार की पंचायत थी, क्या छोटी इकाइयाँ थी, सरदार लोग जो थे गांव पे शासन किया करते थे। तो उन सब चीज़ों को हमने देखा। हालांकि हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास सेवन की, ठीक है ना। क्लास सेवन की कौन सी, क्लास सेवन का हिस्ट्री पार्ट वन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें, क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें, तो क्षेत्र और साम्राज्य जो है उस समय क्या होता था। हम लोग नई शब्दावलियाँ पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्र और साम्राज्य। तो क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें तो चोल, तुगलक और मुगलों जैसे बड़े राज्यों में कई क्षेत्र शामिल थे। जैसे चोल चोल क्षेत्र कहा जाए, तुगलक क्षेत्र कहा जाए और मुगल क्षेत्र कहा जाए। तो मुगलों जैसे बड़े राज्यों में, है ना, बड़े राज्यों में कई क्षेत्र शामिल थे। यदि हम बात कर लें बंगाल, तो बंगाल पूर्व से लेकर अफगानिस्तान, मतलब बंगाल पूरब से, पूरब में क्या है बंगाल, भारत के पूरब में क्या है बंगाल है। तो बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान, मतलब जो क्या है बिल्कुल कश्मीर और लद्दाख के बिल्कुल उत्तरी सिरे का हिस्सा है। पश्चिमी में गजनी तक फैले, अफगानिस्तान के पश्चिम में गजनी तक फैले विशाल साम्राज्य के दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के शासक की प्रशंसा करने वाली एक, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं, यह है कि बंगाल पूर्व से लेकर अफगानिस्तान में गजनी तक फैले एक विशाल साम्राज्य के दिल्ली सुल्तान, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 के शासक की प्रशंसा करने वाली एक संस्कृति प्रशस्ति, और इसमें पूरा दक्षिण भारत शामिल है। ये संस्कृति क्या है, संस्कृति की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में क्या बताया गया है कि तो गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली के सुल्तान था, शासक किया, तो उसकी इसमें प्रशस्ति और इसमें पूरा दक्षिण भारत का इतिहास जो है शामिल किया गया है। उसके बाद यदि बात कर ले आगे, देखिए तुगलक, चोल और मुगल। यहाँ पे जो है आपका तुगलक का दिया हुआ है, ये तुगलक है ना, चोल और मुगल। यहाँ बात कर लेते हैं हम विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग। तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग कौन कौन से थे, देखिए आते हैं। और दिया है विभिन्न क्षेत्रों के लोग, गोंडा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जाहिर तौर पर उनकी सेनाओं के सामने भाग गए। 700 तक कई क्षेत्रों में विशिष्ट भौगोलिक आयाम और उनकी अपनी अपनी भाषाओं की सांस्कृतिक विशेषताएं थी। 700 तक कई क्षेत्रों में विशिष्ट भौगोलिक आयाम और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं थी। इन राज्यों के बीच काफी संघर्ष था, ठीक है। आगे घटना क्या होती है कि कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश, कभी कभी घटनाएं क्या होती थी कि जो चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश विविध क्षेत्रों वाले साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम थे। ये सभी राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं थे। कभी कभी क्या होता था, देखिए इसमें क्या दिया, कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश जो थे विभिन्न क्षेत्रों वाले साम्राज्य का निर्माण करने में, अनेक प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण करने में क्या थे, सक्षम थे। लेकिन कभी कभी क्या होते थे और ये असफल भी हो जाते थे। जो है कई क्षेत्रों को बड़े और छोटे राज्यों की विरासतों के साथ छोड़ दिया गया था, जिन्होंने उस पर शासन किया था। तो देखिए जब सफलता मिलती थी उनको, उनके लिए ट्रॉफी था, और ट्रॉफी था। जबकि असफलता मिलती थी तो क्या मिलता था उनको, निराशा ही था। ठीक है, देखिए यहाँ पे निराशा। अब यहाँ पे दिया है कि कई क्षेत्र जो थे
कई क्षेत्र विशिष्ट और साझा परंपराओं से भरे हुए थे। शासन क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, कुलीन, संस्कृति और भाषा में, मतलब कई क्षेत्र विशिष्ट प्रकार की परंपराओं से क्या थे, भरे हुए थे। जैसे शासन के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कुलीन संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में भरे हुए थे। आगे क्या होगा, पुराने और नए धर्म। अब हम देखते हैं पुराने और नए धर्म पर चर्चा करेंगे। पुराने धर्म और नए धर्म कौन से निकल करके आते हैं उस समय। तो पुराने धर्म की बात कर लें, यहाँ पे देखिए 1000 साल के इतिहास में धार्मिक परंपराओं में प्रमुख विकास हुआ। लोग धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा थे, धार्मिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ। इस अवधि के दौरान क्या हुआ कि इस अवधि के दौरान जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हिंदू धर्म में क्या हुआ, बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला। कब, 600 से लेकर के 1750 के बीच। उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उसमें क्या परिवर्तन हुए, इसमें नई देवताओं की पूजा, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण, ब्राह्मण पुजारियों का समाज में प्रमुख समूहों के रूप में बहुत ही महत्व दे दिया गया। ठीक है। आगे घटना क्या होती है, देखिए यहाँ पे दिया है कि परंपरा में विकास, हिंदुत्व। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार की जो है प्रथाएं देखने को मिल रही है चित्रों में। आगे यहाँ पे देखते हैं देवताओं की पूजा, जैसे शंकर जी की पूजा है, यहाँ पे मंदिरों का निर्माण, ये सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से विकसित हुई। संस्कृत ग्रंथों के, अब बात कर लेंगे हम लोग क्या, कि संस्कृत ग्रंथों के उनके ज्ञानों ने, संस्कृत ग्रंथों के उनके ज्ञान ने ब्राह्मणों को समाज में बहुत सम्मान दे दिया। क्योंकि संस्कृत को क्या करते थे, ब्राह्मण लोग जानते थे, और ब्राह्मण लोग जानते थे तो उसी की वजह से जो है, जब पूजा पाठ की पूजा बहुत तेज़ी से, या मंदिरों का निर्माण होने लगा, या पूजा हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो ब्राह्मणों को क्या मिल गया, सम्मान मिल गया, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। उनके संरक्षकों, नए शासकों के समर्थन में उनकी प्रमुख स्थिति मजबूत हो गई। आगे क्या हुआ कि इस अवधि के प्रमुख विकासों में से एक भक्ति का विचार, एक प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत देवता का, जिससे भक्त पुजारियों का विस्तृत अनुष्ठानों की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते थे। आगे दिया है कि उपमहाद्वीप में नए धर्म के सामने आए। उपमहाद्वीप जो था, उस महाद्वीपों में नए धर्म सामने आए। 17वीं शताब्दी के व्यापारियों और प्रवासियों ने पवित्र पुराण की शिक्षाओं को भारत में लाया। ठीक है। क्योंकि उपमहाद्वीप में आने का रीजन ये था कि जो तटीय क्षेत्र थे, तो व्यापारी जो थे समुद्री मार्ग से आते थे। रीजन क्या है कि जो ये हमारी भारतीय हिस्सा है, तो अब जो व्यापारी आते थे, तो व्यापारी आते थे तो इन क्षेत्रों से आते, तो भारत में यहाँ पे आते तो समुद्री मार्ग से आते थे। तो विकसित क्या होता था, सबसे पहले इधर ही आए। तो कह रहे कि 17वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों ने पवित्र पुराण की शिक्षाओं को भारत में लाया। मुसलमान कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं और एक ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्यार, दया और उदारता उन सभी को गले लगाती है जो सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उस पर विश्वास करते हैं। तो हमने ये चीज़ देखा कि उपमहाद्वीप में 17वीं शताब्दी में व्यापारी और प्रवासियों के द्वारा जो है पवित्र कुरान की शिक्षा को भारत में लाया गया। दूसरी बात क्या है कि मुसलमान कुरान को मुसलमानों का पवित्र किताब क्या है, पुस्तक क्या है, तो वो है कुरान। वह किसमें विश्वास कर सकते हैं, तो एक ईश्वर, एक अल्लाह में विश्वास करते हैं। पवित्र कुरान दिया है और अल्लाह की इबादत करते हुए जो है चित्र दर्शाई गई है। कई शासक जो थे इस्लाम और उलमा के संरक्षक थे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है, क्या, उलमा। उलमा का मतलब क्या होता है, मुस्लिम स्कॉलर। ठीक है। उलमा के क्या थे, संरक्षक थे, उनके संरक्षण में रहते थे। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद, जैसे शिया और सुन्नी मुसलमान। बात कर लें यहाँ पे कानून के विभिन्न स्कूलों, मुख्य रूप से भारत में हनफी और शफी और धर्मशास्त्र और रहस्यवादी परंपराओं के बीच अन्य महत्वपूर्ण अंतर थे। कानून के विभिन्न स्कूल, मुख्य रूप से क्या था, हनफी और शफी और धर्मशास्त्र, ये जो थे क्या थे, बिल्कुल अलग अलग थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर हम विचार करते हैं। समय यहाँ पे देखा जाए तो जो दिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन, विचारों और विश्वासों के परिवर्तन को भी दर्शाता है। समय जो है सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दिखाता ही दिखाता है। साथ ही साथ विचार और विश्वासों में जैसे समय चेंज होता गया, वैसे वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब विचार भी परिवर्तन होते गए। जैसे क्या होता था कि अभी देखा जाए तो चाहे मुहर्रम हो, चाहे जो है कांवड़ यात्रा हो, तो पहले क्या था, तो लोग शांतिपूर्वक जाते थे। लेकिन अब जो है विभिन्न प्रकार के डीजे के साथ जाते हैं, अनेकों प्रकार के जो है गीत संगीत बजाते हुए जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ।
अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करके समय के अध्ययन को कुछ हद तक आसान बना दिया गया है। यह अवधि के बारे में दिया गया है। आगे देखो 19वीं शताब्दी जब आती है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया, और वह 3 अवधि कौन-कौन सा था? तो हिंदू काल में बाँट कर दिया, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये 3 कालखंडों में बाँटा गया। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में। मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1950 1900 ऐसे जो है बाँटा गया। सॉरी 19वीं शताब्दी मतलब सॉरी 1850 या आप कह सकते हैं कि 1860 या 1840 के ऐसे चल रहा था। तो उसी समय जो है इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बाँटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो दिया गया है आपको, यहाँ पे ब्रिटिश के लिए दिया गया है, ये हिंदू के लिए और ये मुस्लिम के लिए। देखिए यह जो विभाजन किया गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में, तो यह विभाजन किस रूप में, किस लिए किया गया? तो यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। मतलब जो शासक हुए, तो शासक का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। मतलब वो ऐतिहासिक रूप से क्या करते थे? धर्म परिवर्तन देखने को मिला, और कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास अर्थात अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति नहीं थी। अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया, समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं देखा। इस विभाजन ने उपमहाद्वीपीय की समृद्ध विविधता को भी नज़रअंदाज कर दिया। पिछले साल आपने जिन इतिहासों को पढ़ा उनके प्रारंभिक समाजों की एक विस्तृत श्रृंखला, शिकारी संग्रहणता, प्रारंभिक किसान, कस्बे, गांवों में रहने वाले लोग, प्रारंभिक साम्राज्य और राज्य, जिन्होंने वर्ष का अध्ययन किया, जिसके अक्सर मध्ययुगीन के रूप में वर्णित किया जाता है। मध्ययुगीन के अंतर्गत देखा जाए तो मध्ययुगीन अवधि अक्सर आधुनिक अवधि के साथ विपरीत होती है। आधुनिकता क्या है? अपने साथ भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। आधुनिकता क्या रखती है? तो भौतिक प्रगति मतलब जो वर्तमान समय में चल रहा है, और बौद्धिक उन्नति मतलब अपनी बुद्धि के साथ कैसी उन्नति कर रहा है। इन हजार वर्षों के दौरान उपमहाद्वीपीय के समाज बदल गई, कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के स्तर पर पहुंच गई, जिसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की आकर्षित किया। कह रहे कि इन हजार वर्षों के दौरान उपमहाद्वीपीय समाज क्या हो चुकी थी? पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जब पूरी तरीके से बदल चुकी थी तो कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध हो गई। क्यों समृद्ध हो गई? समृद्ध होने का स्तर क्या था कि यूरोपीय व्यापारी जो थे, कंपनी जो है, हमारे भारत की तरफ आने लगे और यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाने लगे। देखिए मध्यकाल में यहाँ पर चित्र दिया गया है, और ये जो है आधुनिक है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप ये बताएं क्लास जो थी कैसी थी? धन्यवाद आपको। ये छोटा सा एक प्रयास रहा, ठीक है। क्लास 7 का ये हिस्ट्री था, चैप्टर 1, ठीक है।